स्टूडेंट्स, मैं रमेश यादव कक्षा 11 के लिए हिंदी मीडियम बालकों के लिए फिजिक्स फर्स्ट में अर्थात प्रथम प्रश्न पत्र में चैप्टर 5वां चल रहा है, जिसका नाम है सदिश विश्लेषण यानी वेक्टर एनालिसिस, जिसका टॉपिक है एडिंग वेक्टर यानी वेक्टरों का योग। तो हम इसके पिछले वीडियो में दो तरीके से वेक्टरों का योग देखे थे, एक त्रिभुज विधि देखे थे और एक देखे थे बहुभुज विधि। आज हम लोग दो वेक्टरों के जोड़ने की गणितीय विधि देखेंगे कि गणित विधि से दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है, अर्थात त्रिभुज विधि में ही हम लोग एक गणितीय विधि देखेंगे। इसके बाद तब हम समांतर चतुर्भुज को विधि को पढ़ेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं कि दो वेक्टरों को जोड़ने की गणितीय विधि, जिसमें हम त्रिभुज के माध्यम से गणित का सहारा लेकर के दो वेक्टरों को जोड़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हेडिंग यहाँ पे हो जाएगा आपका दो वेक्टरों के जोड़ने की गणितीय विधि। तो देखिए इसमें दो वेक्टरों को कैसे जोड़ा जाता है। तो हमें दो वेक्टर मिल जाते हैं ए और बी। ऐसे दो वेक्टर दे दिए जाते हैं जो किसी विशेष कोण में उनके बीच का कोण भी दे दिया जाता है और कहा जाता है कि इन दोनों कोणों पर दो वेक्टरों को आप त्रिभुज के माध्यम से इनके बीच का कोण भी दिया रहेगा, इस कोण के माध्यम से इन्हें कैसे हम गणितीय विधि से जोड़ते हैं। तो इसमें करते क्या है हम लोग, समझिएगा इस बात को कि पहले वेक्टर को जैसा है ऐसे खींच लेते हैं वेक्टर के, दूसरे वेक्टर को भी हम उसी दिशा में ऐसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए ध्यान से, दूसरे वेक्टर को यहाँ पे हम यहाँ जोड़ेंगे कुछ, क्योंकि बताया गया वेक्टरों के जोड़ने में कि दूसरे वेक्टर के कुछ को पहले वेक्टर के सिर से जोड़ा जाता है। तो इस तरीके से दूसरा वेक्टर हम खींच लेंगे, जिसका नाम होगा वेक्टर बी। अब इस भुजा को थोड़ा सा हम ऐसे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक आगे इसको बढ़ाते हुए ले जाएंगे। इसका नामकरण कर लेते हैं कि ON पे हमने वेक्टर ए को जोड़ा और ENQ पे हमने वेक्टर बी को जोड़ा। तो जो ये पहले वेक्टर को आगे बढ़ाने पर दूसरे वेक्टर के साथ जो कोण बनता है, यही दो वेक्टरों के बीच का कोण कहलाता है। वही चीज यहाँ दिखाया गया है। अब हम क्या करते हैं कि परिणामी भी आपको बताया गया है कि दो वेक्टरों का जो परिणामी होता है वो पहले वेक्टर के पुच्छ से और अंतिम वेक्टर के शीर्ष से जुड़ा होता है। इस तरीके से देखिए, यानी अंतिम वेक्टर जो परिणामी होता है उसका शीर्ष और अंतिम वेक्टर का शीर्ष एक जगह ज्वाइंट होता है। अगर दोनों शीर्ष एक जगह नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब वेक्टर का योग नियम आप गलत कर चुके हैं। इसका परिणामी जो होता है वेक्टर, उसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं और परिणामी जो है वो पहले वेक्टर के साथ माना थीटा को लगा रहा है। यहाँ से क्यू से हम इस ON भुजा को जब आगे बढ़ाया तो क्यू से हमने एक लंब खींचा इस पे, यानी हमने ON को कहाँ तक बढ़ाया था, ENP आगे तक बढ़ा करके एक लंब खींचा यहाँ पे जो 90 डिग्री का कोण है। क्यू से इस OP पे लंब खींचा गया है, यानी आप कह सकते हैं कि क्यू लंब क्या है, OP है। आइए जब क्यू लंब OP है तो इसी के साथ साथ इनका वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो देखिए इसी चित्र के नीचे हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज ENPQ में अगर हम लोग देखें तो हमें मिल जाएगा साइन अल्फा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब का मान देखो ये होता है, क्योंकि अल्फा के सामने लंब होता है और कर्ण का मान ये होता है। तो लंब बटे कर्ण का मतलब है कि हमें मिल जाएगा QP, ये लंब हो गया और कर्ण हो गया आपका NQ। अगर इसे हम लिखना चाहें तो जो आपका ये QP है ऐसे ही रहेगा और डिवाइडेड बाई, देखो इसका वैल्यू हमें मिला हुआ है NQ का, क्योंकि ये B वेक्टर के बराबर है, इसका परिमाण हम B लिख सकते हैं। अगर यहाँ से हम QP का मान निकालें तो हमें मिल जाएगा QP बराबर B साइन अल्फा। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे cos अल्फा का मान निकालना चाहें तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा। आधार इसमें हो जाता है NP और कर्ण हो जाता है यहाँ पे NQ। अब यहाँ से जब हम NP का मान निकालेंगे तो हमें NP बराबर मिल जाएगा, देखो NQ का मान क्या दिया है, B दिया है, ये हो जाएगा कि cos अल्फा क्वेश्चन नंबर 2। ये कुछ वैल्यू हम यहाँ चित्र के माध्यम से त्रिभुज ENPQ में हम कुछ वैल्यू यहाँ पे निकाल चुके हैं, जिसकी आवश्यकता हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए।
अब हम चलते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में, देखते हैं त्रिभुज ओ पी क्यू में चलते हैं। तो यहाँ कहेंगे त्रिभुज ओ पी क्यू में जो P देखो वो 90 डिग्री का कोण है, यानी कोण ओ पी क्यू जो है इसमें P कितने का है 90 डिग्री। और 90 डिग्री जब कोण पे है ये समकोण त्रिभुज हो गया। इस समकोण त्रिभुज में सामने वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, जबकि 90 के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। ओ पी क्यू पूरा बड़ा त्रिभुज देखेंगे आप तो 90 के सामने कर्ण हो जाता है। अब आप पढ़े होंगे कि समकोण त्रिभुज में जब एक कर्ण हो गया तो पाइथागोरस से प्रमेय चलता है। इसका मान क्या होता है कि जो कर्ण का वर्ग होता है वो आधार और लंब के वर्ग के बराबर होता है। अर्थात आप सुने होंगे कि x स्क्वायर बराबर जो होता है वो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। हाइपोटेन्यूज त्रिभुज का मतलब होता है कर्ण और ये परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब और बेस का मतलब होता है आधार। आइए आगे बढ़ते हैं। तो त्रिभुज ओ पी क्यू में जब हम पाइथागोरस प्रमेय से देखते हैं, पाइथागोरस प्रमेय, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है कि ये कर्ण हो जाएगा ओ क्यू, आपका ये हो जाएगा ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां से ये हो जाएगा ओ पी, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर जो होगा वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर बराबर होगा, तो लंब आप वहां पे पी क्यू भी कर सकते हैं। तो लंब वहां से हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार को, आधार ओपी है, ओपी का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग चाहे तो ओपी का भी मान निकाल सकते हैं, क्योंकि ओपी बराबर यहाँ से जाएगा हमें, देखिएगा ध्यान से, ओपी में इतना जोड़ दें और प्लस इतना जोड़ दें तो हमें टोटल ओपी मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक। देखें ध्यान से, यानी ओएन और प्लस एनपी जोड़ दें तो टोटल क्या मिल जाएगा ओपी, ओ से पी तक दूरी हमें मिल जाएगी। तो इसे हम लिख सकते हैं ओएन प्लस क्या एनपी। अब ओएन का मान आपको देखो ओ से एन तक ए वेक्टर दिया है, इसे वेक्टर ए लिख सकते हैं प्लस एनपी का मान कहीं निकाल चुके हैं, देखो यहाँ से निकाल चुके हैं, एनपी का मान यहाँ लिख सकते हैं बी कॉस एल्फा। जरूरत पड़ेगी तो ओपी का मान यहाँ रखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ ओक्यू को मान क्या दिया, परिणामी दिया, परिणामी वेक्टर आर दिया है। ओक्यू जगह हम आर रखेंगे तो हो जाएगा आर का स्क्वायर बराबर पीक्यू को मान देखिए ध्यान से पी से क्यू तक, पीक्यू को मान कहीं निकला होगा आपका, देखो यहाँ पे क्यूपी था पीक्यू है, इस प्रकार से चाहे क्यूपी बोले चाहे पीक्यू, इसका मान है बी साइन एल्फा, ये हो जाएगा बी साइन एल्फा का होल स्क्वायर प्लस ओपी आपको मिला होगा कहीं पर, देखो ओपी का मान है ए प्लस बी कास एल्फा, ए प्लस बी क्या मिला है कास एल्फा इसका होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे हम स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे तो हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस इसका होल स्क्वायर फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर एल्फा और प्लस ए बी मिल जाएगा हमें कास एल्फा के रूप में। तो अब यहाँ से देखिए ध्यान से बी स्क्वायर यहाँ पर है, बी स्क्वायर यहाँ पे है, ये दोनों कॉमन हो सकता है, एक जगह इनको अगर रखा जाए तो बी स्क्वायर दोनों में क्या हो जाएगा कॉमन। तो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर एल्फा प्लस मिल जाएगा कास स्क्वायर एल्फा और प्लस देखो यहाँ पे ए स्क्वायर लिखा है ए स्क्वायर और प्लस मिल जाएगा ए बी कास एल्फा के रूप में। तो इस प्रकार से साइन स्क्वायर एल्फा प्लस कास स्क्वायर एल्फा का मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो केवल बी स्क्वायर मिलेगा, ए स्क्वायर यहाँ पहले लिखा है, अगर इसे सीरियल से लिखना चाहे हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लेंगे, क्योंकि ए स्क्वायर यहाँ पे है ही है और इसका मान 1 होता है, 1 का पूरा बी में करेंगे तो ही मान आएगा। और प्लस आगे क्या लिखा है 2ab कास एल्फा, ये हो गया आर का स्क्वायर। और जब हम परिणामी आर का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कास एल्फा। तो इस प्रकार से गणितीय विधि में दो वेक्टरों का हम लोग परिणामी आर का मान इस तरीके से आसानी से सूत्र के रूप में निकाल सकते हैं। इसी को कहते हैं दो वेक्टरों के जोड़ने की गणितीय विधि, जिसमें गणित के माध्यम से सूत्र की स्थापना होती है। अब इसमें कोई भी आंतरिक प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है तो बस इसी फॉर्मूले में रख करके आप दो वेक्टरों के योग से संबंधित किसी भी आंतरिक प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आइए इसके बीच में हम देखते हैं एक और पहलू इसमें पूछ लिया जाता है कि परिणामी जो है वो पहले वेक्टर के साथ कितना कोण बना रहा है। तो यहाँ परिणामी का देखा जाए तो एक हेडिंग जैसा हो जाएगा, परिणामी आर के लिए अगर हम कोण का मान निकालें थीटा का मान तो देखिए क्या मिलता है। तो परिणामी आर के लिए जब हम कोण का मान निकालेंगे तो ये मिल जाएगा त्रिभुज में, देखिएगा
एक्सिस के वो यहाँ से लेके बड़े वाले की बात कर रहे हैं वो पी क्यू में ये एक थीटा है कि हो जाएगा tan, ये लंब हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा आधार। इसमें tan थीटा के माध्यम से अगर हम कोण निकालें तो किसमें वो पी क्यू में, वो पी क्यू में अगर tan थीटा का हम फार्मूला लगाएं हमें मिलेगा लंब बटे कर्ण। लंब का मान बोलो पी क्यू, कर्ण का मान क्या है, सॉरी लंब बटे आधार मिलेगा, इसका मान ओपी दिया है। बराबर इसे हम लिख सकते हैं पी क्यू बटा ओपी का मान कितना दिया देखो ऊपर, ओपी का मान लिखा है a प्लस बी कास एल्फा। और पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान आपको मिला होगा यहाँ पे बी साइन एल्फा, ये हमें मिल जाएगा बी साइन एल्फा और डिवाइडेड बाई a प्लस बी कास एल्फा। देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा ऊपर लिखते हैं। इसके आगे देखिएगा पी क्यू को वैल्यू आप रख सकते हैं यहाँ पे, इस वैल्यू को थोड़ा मिटाते हैं, इसी का आगे लिख देते हैं। तो देखो पी क्यू को मान आपको मिला होगा बी साइन एल्फा डिवाइडेड बाई, यहाँ से पी क्यू तिरछा गुणा कर लेंगे बी साइन एल्फा और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी कास एल्फा। तो इस प्रकार से tan थीटा का वैल्यू मिल गया। अब tan थीटा का जब वैल्यू आ जाए तो अगर हमें इसमें थीटा का मान निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स, क्योंकि tan अगर उधर ले जाएंगे आप तो ये इसका इनवर्स बोला जाता है। ये हो जाएगा बी साइन एल्फा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कास एल्फा। इस तरीके से आप गणित विधि से परिणामी आपका कोण भी निकाल सकते हैं पहले वेक्टर के साथ, तो उस परिणामी का मान भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ विशेषताएं पूछी जाती हैं। अब थीटा का मान यहाँ बार बार सॉरी अल्फा का मान बार बार बदल करके आपको इसमें कुछ वैल्यू पूछे जाते हैं। कभी वेक्टर ए को घुमाता है, कभी वेक्टर बी को घुमाता है, तो जो भी सवाल इसमें घुमा के आपको पूछे जाएंगे तो इसी सूत्र से आपको आसानी से हल हो जाएंगे। और साथ साथ में इस सूत्र को भी याद रखेंगे, क्योंकि परिणामी का कभी कभी कोण भी पूछ लेता है, तो ये फार्मूला आपको काम आएगा।